Hello everyone and welcome back to the channel. Today we are starting the fourth chapter of class 12 physics which is moving charges and magnetism. इस चैप्टर में हम समझेंगे कि जब कोई चार्ज मूव करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे पैदा करता है और कैसे चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में इंट्रैक्शन होता है एंड ऑल्सो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे क्या इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स लाइक मैग्नेटिक फोर्स, motion of a charged particle in a magnetic field, Biot-Savart's law, Ampere's equatorial law, and much more, all in a simple and easy to understand way. So stay tuned and let's get started with moving charges and magnetism. ओके तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या लिखा गया है कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हैव बीन नोन टू us for more than 2000 years, okay, and we treated them as two separate subjects. The first evidence for the existence of relationship between electricity and magnetism, इसका एविडेंस फर्स्ट किसने दिया था? 1820 में हांस वेस्टर ने, ओके, द मैन हु हिमसेल्फ यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दैट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म had got no relationship with each other, okay. तो हांस वेस्टर इन द ईयर 1820 में हमको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में क्या रिलेशन है उसने हमें प्रोवाइड किया था, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या क्या डिस्कस करेंगे। वी विल बी गोइंग टू द स्टडी ऑफ मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज एंड फर्दर वी विल proceed with Ampere's circuital law and its application, and at last the chapter will be ended with magnetic force and torque between two parallel conductors के बीच में किस टाइप का मैग्नेटिक फोर्स होता है एंड टॉर्क किस टाइप से वार करता है, ओके। ऑल द टॉपिक मेंशन्ड अबव आर केयरफुली डिस्कस्ड बिलो। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या क्या डिस्कस करेंगे आप लोग देख सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशन, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एंड मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक फोर्स एंड टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लो। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में, ओके। तो पहले हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जाना था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, उसके प्रॉपर्टीज़ वगैरह, उसके फॉर्मूलाज, ओके। तो यहाँ पे भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो इस वाले पैराग्राफ को देखो, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है कि वी स्टडीड द स्टैटिक चार्ज, यानी कि जो चार्ज आपका रेस्ट में होता है प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो प्रोड्यूस करता है। जो चार्ज आपका रेस्ट में होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिमिलरली मूविंग चार्ज और करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करेगा, व्हेन द चार्जेस आर एट मोशन, मोशन में जब होंगे, ओके, तब भी वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ओके। मूविंग चार्ज बोलेंगे और उसको करंट भी बोल सकते हैं, फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर प्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को, ओके। द स्पेस in the surroundings of a magnet or a current carrying conductor in which its magnetic influence can be experienced is called magnetic field। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक चार्ज है, वो अगर उसी को किसी भी स्पेस में अगर रखेंगे, इसके चारों तरफ एक प्रकार का फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा एंड इस स्पेस को ही हम बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, ओके। उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन क्या है, द स्पेस इन द सराउंडिंग्स ऑफ अ मैग्नेट, द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ ए मैग्नेट। अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक मैग्नेट को रखेंगे, इसके चारों तरफ जितना भी स्पेस है, नियर बाय स्पेस, और हम बोल सकते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर करंट कैरी मतलब कि करंट फ्लो हो रहा होगा, इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस, इसी फील्ड को, इसी नियर बाय फील्ड को, चारों तरफ फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो रहा है, ओके। सो द स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ अ मैग्नेट बोल सकते हैं, और अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड, ओके। सो इसका जो एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज टेस्ला, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल टी, और यू कैन से वेबर पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स भी इसका यूनिट होगा। सीजीएस में इसको गॉस बोलते हैं इसका यूनिट। सो 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस, ओके। रिलेशन बिटवीन टेस्ला एंड गॉस क्या है, 1 टेस्ला 10⁴ गॉस। नेक्स्ट देखो ओएस्टर्स एक्सपेरिमेंट। ओएस्टर, जैसे कि हमने बताया था कि ओएस्टर इज द फर्स्ट मैन जिन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन बताया था, राइट।
So, in the summer of 1820, H.C. Oyster, by his experiment, concluded that a current carrying conductor deflects magnetic compass needle placed near it. अगर हम क्या करेंगे, अगर एक कंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो रहा होगा, यानी कि अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर इसके पास हम मैग्नेटिक कंपास रखेंगे तो हमको क्या यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के वजह से इस वाले कंपास में आपका निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, सो he found that alignment of magnetic needle is tangential to an imaginary circle. ओके, तो ये जो अगर हम मैग्नेटिक नीडल का अलाइनमेंट के बारे में बताएं तो यहाँ पे अलाइनमेंट किस तरह का हो रहा है कि टैंजेंशियल हो रहा है, किसको, एक इमेजिनरी सर्कल को। तो यहाँ पे आप लोग देखो, विच हैज द स्ट्रेट वायर एज its center and has its plane perpendicular to the wire as shown in the figure. ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस तरह से ये वाला जो नीडल्स है, यहाँ अगर हम इसको इमेजिनरी ये वाला सर्कल बना रहा है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो नीडल्स, ये वाला जो गिवन है आपको नीडल्स गिवन है। ओके, सो नीडल्स का अलाइनमेंट किस तरह से है, टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, टेंजेंट टू द इमेजिनरी सर्कल। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इफ द करंट इज रिवर्स्ड। ओके, तो फर्स्ट वाले फिगर में आपको जो फिगर ए है, इस वाले फिगर में क्या गिवन है कि विच हैज़ द स्ट्रेट वायर हुई, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अलाइनमेंट ऑफ मैग्नेटिक नीडल इज टेंजेंशियल किसको, इमेजिनरी सर्कल को, विच हैज़ द स्ट्रेट वायर एज इट्स सेंटर एंड हैज़ इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। ओके, वायर को किस टाइप से है, परपेंडिकुलर है। एंड सेकेंड वाला फिगर जो है, इफ द करंट इज रिवर्स, अगर जिस भी डायरेक्शन में करंट इस वाले केस में फ्लो हो रहा होगा उसका रिवर्स अगर हम कर दें, द नीडल इज डिफ्लेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर पहले इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा होगा, अगर हम करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो इसका जो डायरेक्शन है, नीडल का डायरेक्शन, वो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट होगा। एंड द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल इंडिकेट्स दैट अ मैग्नेटिक फील्ड इज एस्टेब्लिश्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर में क्या हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ऑन इंक्रीजिंग द करंट इन द वायर और ब्रिंगिंग द नीडल क्लोजर टू द वायर, अगर हम वो कंपास को क्या करेंगे कि वायर करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लाएंगे तो देखेंगे कि डिफ्लेक्शन उसमें ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल क्या होगा, इंक्रीजेस। He also found that the iron fillings sprinkled around the wire arranged themselves in concentric circles with wire as the centers. ओके, तो ये वाला आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हम क्या करेंगे कि आयरन पार्टिकल्स को अगर रखेंगे तो वो क्या करेंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में खुद को अरेंज कर लेंगे। ओके, अगर हम रैंडमली उसको स्प्रिंकल करेंगे लेकिन वो क्या करेगा, क्या होगा कि खुद को कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में अरेंज कर देंगे। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के वजह से। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर और कंडक्टर। इलेक्ट्रिक करंट मीन्स मूविंग चार्ज, so it can be concluded that moving charges produce magnetic field in the surrounding. So हम लोग ये बोल सकते हैं कि when charges are in motion they produce magnetic field around themselves. Okay. नेक्स्ट यहाँ पे देखो अ करंट और फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर, जिसको अगर उसको हम डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे एंड गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, उसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। आपको तो पता होगा। ओके, अगर पेपर को पेपर से बाहर आ रहा होगा, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेपर अगर हम बोलेंगे उसको डॉट में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इनटू द पेपर जा रहा है प्लेन ऑफ द पेपर, देन उसको क्रॉस में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे डॉट वाला गिवन है, यहाँ पे क्रॉस वाला गिवन है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो करंट का डायरेक्शन क्या था, डॉट वाले में आउट ऑफ द पेपर और यहाँ पे इनटू द प्लेन ऑफ पेपर गिवन था। ओके, इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखो, कंसिडर अ कंडक्टिंग वायर आपको गिवन है, ए बी इज द कंडक्टिंग वायर हियर बी प्लेस्ड ओवर द मैग्नेटिक नीडल पैरेलल टू इट। यहाँ से देख सकते हो ये वाला एक मैग्नेटिक नीडल है जो कि ए बी वायर को पैरेलल है। इट विल बी फाउंड दैट द नॉर्थ पोल ऑफ नीडल गेट्स रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वेस्ट एज सोन इन द फिगर
If the direction of current is reversed, then the north pole of the needle gets reflected towards east as shown in the figure F. तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ वायर इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. इफ यू प्लेस अ मैग्नेटिक compass which has a needle that normally points north, the needle will get deflected, यानी कि डायरेक्शन वो चेंज करेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फिगर ए सॉरी डी जो गिवन है फिगर डी में. फिगर डी को आप जब ध्यान से देखोगे यहाँ पे आप लोग देखो क्या क्या गिवन है. करंट फ्लोज फ्रॉम, यहाँ पे आपको गिवन फिगर है और इस वाले ई फिगर को देखो, यहाँ से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना चालू होगा. सो करंट फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू द वायर. द कंपास नीडल डिफ्लेक्ट्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन. यहाँ पे देख सकते हो पहले इस तरह से था, करंट फ्लो होने के बाद इसका डिफ्लेक्शन आया है, किस में कंपास में डिफ्लेक्शन आया है. ओके, सो दिस इज बिकॉज क्यों हो रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर पुशेस द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल. ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट फिगर में देखो, अगर हम क्या करेंगे करंट का डायरेक्शन को चेंज कर देंगे, यानी कि अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को अभी बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन देख सकते हो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फर्स्ट वन आएगा. ओके, जब आप करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करोगे तो नीडल का भी डायरेक्शन क्या आ जाएगा, ऑपोजिट आएगा. ओके, इसे अच्छे से याद रखना. और ये वाले में इसको अच्छे से याद रखो. यहाँ पे क्या हो रहा है कि फर्स्ट फिगर में आपको गिवन है कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड द वायर गिवन है. द वायर इज एट द सेंटर एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कंसेंट्रिक सर्कल्स अराउंड इट. ओके, यहाँ पे आप लोग करंट का डायरेक्शन देख सकते हो आउट फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर. ओके, इसी वजह से यहाँ पे डॉट साइन गिवन है. ठीक है, एंड यहाँ पे आपको क्रॉस साइन गिवन है, यानी कि करंट इज गोइंग इनटू द पेज प्लेन ऑफ द पेपर. ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टिल फॉर्म करेंगे सर्कल्स, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड फॉलोज अ रूल. लेकिन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में नीडल्स का डायरेक्शन इसके ऑपोजिट की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आपका रिवर्स है. ठीक है, जैसे यहाँ पे जिस केस के बारे में हमने डिस्कस किया है उसी तरह से इस वाले एक्सपेरिमेंट में भी वही सेम आपका प्रॉपर्टी फॉलो होगा. ठीक है, एंड यहाँ पे आपको जैसे हमने बताया कि जो आयरन पार्टिकल्स वगैरह है वो क्या करेंगे कि अरेंज देमसेल्व्स इन सर्कुलर पैटर्न, यानी कि दिस इज द रियल एक्सपेरिमेंट. हम लोग बोल सकते हैं कि रिजल्ट दैट विजुअली प्रूव्स दैट मैग्नेटिक फील्ड्स आर फॉर्म्ड इन सर्कल्स अराउंड द वायर. ओके, तो बेसिकली यहाँ से हमको क्या क्या याद रखना है, देखो कि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फॉर्म करेंगे सर्कुलर लूप्स अराउंड अ स्ट्रेट वायर व्हेन करंट फ्लोज. ओके, first point. And the second point is if we reversing the current, then it reverses the direction of the magnetic field also. Okay, and the third point is the strength of the magnetic field increases if you increase the current or you bring the needle or iron fillings closer to the wire. इन तीनों चीज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है. ओके, जैसे हमने डायरेक्शन वगैरह आपको पता होगा, लोअर क्लासेस में आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट वगैरह को फाइंड आउट करते हैं. जैसे कि हम लोग इसका रूल क्या होता है कि टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट होल्ड द वायर इन योर राइट हैंड में, हम लोग होल्ड करेंगे. देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. ओके, थंब का डायरेक्शन हमेशा पॉइंट करेगा करंट के डायरेक्शन में, and your fingers curl in the direction of the magnetic field. Curl of the finger will give us the direction of magnetic field. Okay, जो circular around the wire, जो कि आपको पता होगा ऑलरेडी. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखो डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक needle. The direction of deflection of magnetic needle due to current in the wire is given by Ampere's swimming rule. ओके, तो इसको हम किस तरह से जो डिफ्लेक्शन वगैरह होता है मैग्नेटिक नीडल में ड्यू टू करंट इन द वायर की वजह से, वो हम लोग एम्पियर्स स्विमिंग रूल से निकाल सकते हैं. स्विमिंग करते वक्त जिस टाइप का मतलब कि जैसे हमारा पोस्चर्स वगैरह होता है ना स्विमिंग करते वक्त, उसी उसी टाइप का यहाँ पे कुछ रूल्स गिवन है आपको. देखो, एम्पियर स्विमिंग रूल क्या स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल इफ वी इमेजिन अ मैन इज स्विमिंग अलोंग द वायर, अगर एक मैन अलोंग द वायर अगर स्विमिंग कर रहा है, ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विथ हिज फेस टर्न्ड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक नीडल. ओके, यानी कि कंडक्टर में करंट का डायरेक्शन जिस तरफ होगा हम लोग मान लेते हैं कि एक मैन है जो कि उसी तरफ क्या कर रहा है कि स्विमिंग कर रहा है, सो दैट द करंट एंटर्स थ्रू हिज फीट एंड लीव्स एट हिज हेड. ऑब्वियसली, तो
यहाँ से करंट ऐसे करके एंटर करेगा और यहाँ से करंट ऐसे करके बाहर आएगा। सो देन द नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड। This rule can be recollected with the help of the word snow. It means current from south to north in a wire over the magnetic needle. The north pole of the needle is deflected towards west की तरफ क्या हो जाएगा, उसका जस्ट ऑपोजिट केस आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस रूल में आपको क्या गिवन है, देखो जैसे कि हमको पहले इमेजिन क्या करना है कि अ मैन स्विमिंग अलोंग अ स्ट्रेट वायर लाइक ही इज फ्लोटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज आवर फर्स्ट। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, हिज फेस इज टुवर्ड्स द वायर, यानी कि ही इज लुकिंग डाउन एट इट एंड द करंट फ्लोज फ्रॉम हिज फीट टू हिज हेड। Okay, so now think about which way his left hand is pointing. The direction is where the magnetic needle's north pole will deflect. यानी कि यहाँ पे जो आपको स्नो गिवन है, यहाँ पे आप लोग देखो जो स्नो गिवन है, यहाँ से देखो स्नो में S टू N यानी S टू N, इसका मतलब क्या है कि करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वायर। अगर करंट आपका साउथ से नॉर्थ को फ्लो हो रहा है, यहाँ पे देखो ओ डब्ल्यू गिवन है, O टू W, यानी कि द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक नीडल इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। ओके, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक नीडल किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। इसको अच्छे से याद रखना। तो स्नो का मतलब क्या हुआ, साउथ टू नॉर्थ। जब साउथ टू नॉर्थ आपका करंट का फ्लोज होगा, डायरेक्शन होगा, तब भी डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा, टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ होगा। ओके, so basically this is just a trick to remember the behavior of the compass needle in relation to current direction. Okay, सो बेसिकली हमें किस तरह से याद रखना है, और करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट इन सर्कुलर लूप्स के तरह। ओके, इफ अ मैग्नेटिक कंपास इज प्लेस्ड नियर द वायर द नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस फील्ड। ओके, if we reversing the direction of current reverses the direction of deflection. Okay, so the right hand thumb rule help to predict the magnetic field direction, जैसे कि हमने लोअर क्लासेस में इसको पढ़ा है। लेकिन एम्पियर्स, ये वाला जो रूल है एम्पियर्स स्विमिंग रूल एंड स्नो हेल्प यू रिमेंबर विच वे द नीडल विल डिफ्लेक्ट व्हेन द करंट फ्लोज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ओके, तो स्नो रूल को हमेशा याद रखना। स्नो रूल बेसिकली क्या होता है कि अगर करंट आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ फ्लो करेगा इन अ वायर, देन मैग्नेटिक नीडल्स में जो डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ होगा। यानी कि यहाँ पर W लिखा गया है, टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ उसका डिफ्लेक्शन होगा। ओके, इसको अच्छे से आप लोग याद रखो। नेक्स्ट कंसेप्ट इज अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट के वजह से, जिसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, बायोट-सावर्ट्स लॉ। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। देखो, सो बेसिकली बायोट-सावर्ट्स लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ। इसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया गया है, प्रेडिक्टेड बाय बायोट एंड सावर्ट। टू साइंटिस्ट आपका थे जिन्होंने इस लॉ को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है। दिस लॉ डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू अ स्मॉल करंट एलिमेंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड किससे प्रोड्यूस हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अ पार्ट ऑफ एनी कंडक्टर कैरिंग करंट। ओके, एक कंडक्टर में आपका करंट फ्लो हो रहा होगा, उस कंडक्टर की हमको एक स्मॉल पार्ट कंसिडर करना है, उस स्मॉल पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का एक्सप्रेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे पहले आप लोग देखो, यहाँ पे एक्स वाई एक कंडक्टर है, आप लोग देख सकते हो, दिस इज द कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, एंड आई विद द करंट इन द कंडक्टर। इस वाले कंडक्टर में आई अमाउंट करंट फ्लो हो रहा है। डी एल बी इन्फिनिटेसिमल स्मॉल element of the conductor, dB is the magnetic field at point P at a distance r from the element। यानी कि यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, देखो हमने क्या किया है कि यहाँ पे एक स्मॉल कंडक्टर में एक स्मॉल लाइन एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे जो कि है DL, इन्फानाइट स्मॉल, यानी कि बहुत छोटा स्मॉल लाइन एलिमेंट। ओके, एंड इस लाइन एलिमेंट के वजह से एट पॉइंट P में हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसका वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू। अगर हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, यानी कि DB। ओके, एंड इस लाइन एलिमेंट एंड पॉइंट P के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है आपको, डिस्टेंस R गिवन है।
ओके, सो बायोट-सावर्ट्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी कि आपका डीबी का मैग्नीट्यूड, डीबी का मैग्नीट्यूड किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। देखो पहले तो वो करंट पे डिपेंड करेगा। कैसे? कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट को, इसको अच्छे से याद रखना। डीबी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट flowing through the conductor. This is the first. Secondly, वो किसको proportional होगा? dB is proportional to dl. dB is proportional to dl. dl is the length element. Okay, so हम लोग बोल सकते हैं कि magnetic field is directly proportional to the length element of the conductor. Okay, and the third one is dB proportional to sin theta. यहाँ पे sin theta क्या है कि magnetic field is directly proportional to the sine of the angle between the length of element एंड लाइन जॉइनिंग द एलिमेंट टू पॉइंट पी। यहाँ पे देख सकते हो ये आपका हो गया लेंथ एलिमेंट, यहाँ पे इस वाले पॉइंट से ये डिस्टेंस। सो ये जो एंगल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है लेंथ एलिमेंट एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट पी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है दिस एंगल इज योर थीटा। ओके, सो इसका साइन उसके साथ भी वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन एलिमेंट और लेंथ एलिमेंट एंड द कंसिडरिंग पॉइंट, जो हमने पॉइंट कंसिडर किया था पॉइंट पी से लेंथ एलिमेंट का जो डिस्टेंस है, जो लाइन उसको कनेक्ट कर रहा है, उनके बीच का एंगल। एंड द फोर्थ वन इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड द पॉइंट पी, यानी कि डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, सो कंबाइनिंग ऑल द अबव रिलेशन व्हाट वी गेट। देखो पहले हमें डीबी प्रोपोर्शनल टू आई, सेकंड में डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, थर्ड में डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा and fourth one is dB proportional to 1/r². So combining all the four relations, what we get, dB proportional to I dl sin theta by r², and this relation is called Biot-Savart's law. ओके, सो इफ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम में अगर हम रखेंगे देन यहाँ पे एक आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई। ओके, म्यू नॉट फॉर परमिएबिलिटी ड्यू टू फ्री स्पेस और वैक्यूम के वजह से, दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इज द म्यू नॉट हियर। ओके, म्यू नॉट का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। नेक्स्ट, और वेबर एम्पियर मीटर भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, और इसका डायमेंशन भी आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो इजीली, राइट। तो ये आपका हो गया फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रखना। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे यहाँ से, आप लोग देख सकते हो जब हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई फॉर एयर और वैक्यूम मीडियम के लिए। अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बायोट-सावर्ट्स लॉ कैन बी रिटन है, जिसको किस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखोगे डीबी प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आई डी एल साइन थीटा बाई r² है ना, तो इसको हम लिखेंगे ऊपर और नीचे एक आर से हमको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे देखो जब आप आई डी एल क्रॉस आर लिखोगे तो नीचे एक आर से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसी वजह से यहाँ पे नीचे आपका आर क्यू आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे आई डी एल इज द कॉरेंट एलिमेंट इसको बोलेंगे, एंड आर आपका हो गया क्या, लाइन लेंथ एलिमेंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कंसिडरिंग पॉइंट where we want to find out the direction of magnetic field. Okay, so ideal cross are divided by r cube. तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, वही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखो, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 द डायरेक्शन ऑफ डीबी वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डीएल क्रॉस आर, करेंगे तो हमें उसका डायरेक्शन मिल जाएगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द राइट हैंडेड स्क्रू रूल, और राइट हैंड थंब रूल को यूज करके हम लोग इसका डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, इन दोनों रूल्स को यूज करके। सो हियर डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग डीएल, डी आई एंड आर इज डायरेक्टेड इनवर्ड्स सिंस पॉइंट पी इज टू द राइट ऑफ द करेंट एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जो ये वाला देखो करेंट का डायरेक्शन किस तरफ है,
ऊपर की तरफ यानी कि वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल यूज़ करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स वाई वायर को अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन कर्ल ऑफ फिंगर्स विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इस साइड निकालेंगे राइट साइड में, तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा ना वो इनटू द पेपर आएगा। अगर आप लेफ्ट साइड में निकालोगे इस तरफ तो वो आउटसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर आएगा, यानी कि उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसको अच्छे से याद रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट आपको क्या गिवन है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट अ पॉइंट ड्यू टू करंट थ्रू एंटायर वायर की वजह से अगर हम निकालेंगे, हमने डी एल स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, देन वी विल गेट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू एंटायर वायर। सो बी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा, दिस इज द वेक्टर वाला फॉर्म, और यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ओवर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखो बायोट सावर्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ अगर हम कोरेंट डेंसिटी यानी कि जे के टर्म्स में लिखेंगे तो वो क्या होगा कि जैसे हमें पता है कि जो कोरेंट डेंसिटी होता है वो होता है कि कोरेंट पर यूनिट एरिया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे डीएल से मल्टीप्लाई और डिवाइड दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में करेंगे, तो आपको पता है एरिया इनटू लेंथ क्या हो जाएगा आपका वॉल्यूम। सो जे इक्वल्स टू आई डी एल बाई डी वी। सो इंस्टेड ऑफ आई डी एल यहाँ पे आप लोग क्या पुट कर सकते हो, जे इंटू डी वी, यहाँ पे जे और यहाँ पे डी वी आ जाएगा। अगर आप आई डी एल को रिप्लेस करोगे इन टर्म्स ऑफ, अगर आप जे के टर्म्स में डी वी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करोगे, देन इट विल बी क्या हो जाएगा कि आइडियल की जगह पर आपका आ जाएगा जे इंटू डी भी। ओके, तो यहाँ पे वेयर जे क्या हो गया, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द करंट एलिमेंट, डी भी हो गया वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंट। ओके, सो ये वाला फॉर्मेट हो गया इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी। अगर हमें इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ आईडीएल को रिप्लेस करेंगे क्यू बाई डी टी से, क्योंकि हमें पता है आई इक्वल्स टू चार्ज पर सेकेंड। ओके, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पे अगर हम स्मॉल लेंथ के लिए निकाल रहे हैं यानी कि स्मॉल लाइन एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्मॉल टाइम कंसिडर होगा, जैसे कि आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। सो या अगर हम स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे डी एल आई डी एल है, सो क्यू बाई यहाँ पे डी टी आ जाएगा एंड दिस ये वाला डी एल एज इट इज, एंड हमें पता है डी एल बाई डी टी विल गिव अस वी। ओके, सो इट विल बी नाउ क्यू इंटू वी, डी एल बाई डी टी विल बी वी। ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ इक्वल्स टू वेलोसिटी और एनी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विल बी वेलोसिटी। सो यहाँ पे आ जाएगा वी। सो इंस्टेड ऑफ आप लोग देखो, इंस्टेड ऑफ आई डी एल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो क्या, क्यू वी क्रॉस आर, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट तो हमेशा वेक्टर वाले टर्म का ही होगा ना, तो क्यू तो स्केलर चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, लेकिन यहाँ पे वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर होगा। इसको अच्छे से याद रखना। दिस इज इन टर्म्स ऑफ आपका आ गया किस टर्म में, चार्ज एंड इट्स वेलोसिटी के टर्म में। नेक्स्ट आएगा, अगर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी यानी कि एच ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई और एमके सिस्टम, हमें पता है एच यानी कि ये वाला हो गया मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है कि अगर एच इक्वल्स टू आपको पता है बी बाई म्यू नॉट, यानी कि 1/μ0 टाइम्स बी अगर आप करोगे इट विल गिव अस द मैग्नेटाइजिंग फोर्स। ठीक है, तो डी एच आपका हो गया डी बी, अगर स्मॉल आप लोगे तो दोनों तरफ स्मॉल लेना पड़ेगा, डी बी बाई म्यू नॉट। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, डी बी का वैल्यू प्लेस करोगे, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1/4 पाई आएगा। ओके, इन ऑल्सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ओके, यहाँ पे अगर आप आर को कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आर क्या आ जाएगा और नीचे आर स्क्वायर आएगा। सो डी एच आपका क्या आ गया इन टर्म्स ऑफ थीटा वाला फॉर्म, थीटा में क्या आएगा आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, दिस इज द स्केलर फॉर्म। ओके, इसको अच्छे से याद रखना। अगर हम सीजीएस में लिखेंगे, सीजीएस में क्या हो जाएगा कि डी एच इक्वल्स टू ये वाला जो 1/4 पाई वाला टर्म नहीं रहेगा, तो सीजीएस में डी एच का एक्सप्रेशन आएगा आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब लिख सकते हो, नहीं तो आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ओके, दिस इज द इन सीजीएस यूनिट द एक्सप्रेशन ऑफ डी एच विल बी लाइक दिस।
तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स एंड मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी क्या होता है। जैसे कि हमने बताया कि मैग्नेटाइजिंग फोर्स एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक पावर होती है जो हम किसी मटेरियल को मैग्नेट बनाने के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि आयरन हो गया। ओके, सो आप लोग ऐसे समझ सकते हो इसको। ओके, बेसिकली दिस इज अ फोर्स एंड एच का जो यूनिट होता है वो सेम होता है, एम्पियर पर मीटर ही होता है। ओके, ये करंट और कॉइल के टर्न्स पे भी डिपेंड करता है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू फीचर्स ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। सी द फर्स्ट इज दैट दिस लॉ इज एनालॉगस टू कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जैसे हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं ना, उसी तरह से यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में बायोट-सावर्ट लॉ, दिस इज द एनालॉगस ऑफ दैट लॉ। सेकेंडली, द डायरेक्शन ऑफ डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ आईडीएल एंड आर, क्योंकि देखो डीबी में आईडीएल एंड आर दोनों प्रेजेंट है। जैसे कि हमने बताया था कि ये वाला एक्सप्रेशन आप देखो, डीबी को अगर हम वेक्टर वाले फॉर्म में लिखेंगे तो आईडीएल क्रॉस आर वेक्टर होता है, हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब डीबी विल इन दोनों को परपेंडिकुलर रहेगा। ओके, इसको अच्छे से याद रखो। डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ आइडियल एंड आर, इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल से हमको पता चल जाएगा। नेक्स्ट इज अगर हम थीटा को 0 डिग्री लेंगे, यानी कि जो लेंथ एलिमेंट एंड द कंसिडरिंग पॉइंट का डिस्टेंस के बीच का एंगल अगर 0 हुआ, ओके, द पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द लीनियर कंडक्टर कैरिंग करंट और ऑन द वायर कैरिंग करंट, देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा की जगह पर आप साइन 0 पुट करोगे एंड आपको पता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, इसी वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इट मीन्स दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट एनी पॉइंट ऑन द थीन लीनियर करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। अगर हम उसी लाइन पे ही कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, सिमिलरली थीटा को 90 डिग्री लेंगे, यानी कि द पॉइंट पी लाइज एट अ परपेंडिकुलर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट एंड कंसिडरिंग पॉइंट, इन दोनों के बीच का जो एंगल अगर 90 डिग्री होगा, देन डीवी का एक्सप्रेशन साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर, विच इज द मैक्सिमम वैल्यू। ओके, इसको अच्छे से याद रखना। फॉर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री डीबी विल बी मैक्सिमम एंड थीटा 180 डिग्री के लिए भी डीबी का वैल्यू 0 होगा, विच इज ऑल्सो मिनिमम, जैसे कि 0 डिग्री के लिए हुआ था। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन बायोट-सावर्ट्स लॉ एंड कूलॉम्ब्स लॉ के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज है और क्या क्या डिफरेंसेस वगैरह है, उसको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। ओके, सो थैंक यू।